वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर आज हम क्या करने वाले हैं, देखिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये हमारे क्वेश्चंस है। आज हम एनपीओ के रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। सिर्फ एक चीज का हमें ध्यान देना है सर। सर ये जो एनपीओ के क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ही ज्यादा बड़े क्वेश्चंस रहते हैं। तो सर क्वेश्चंस डिफिकल्ट होना एंड क्वेश्चंस बड़े होना में फर्क रह जाता है। ये हमारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होने वाले। देखिए डिफिकल्ट वाला क्या था, हमारा सब्सक्रिप्शन एक डिफिकल्ट वाला पार्ट था जो हम देख चुके सर। तो सर डिफिकल्टी वाली कोई चीज नहीं होने वाली है, बट इशू किस बात का होने वाला है ना कि ये जो भी चीजें हम करते हैं ना, ये डाइजेस्ट करना, मतलब इसको पूरा ध्यान रखना, समझना एंड फिर अटैक करने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ये क्वेश्चंस बड़े इसलिए हो जाता है ना कि हम देखिए क्वेश्चंस कभी भी बड़ा रहता है ना, तो हमें एक चीज का ध्यान देना है कि हम कोई चीज भूले ना। हम सर कोई भी चीज भूले ना, ये एक चीज का प्रॉब्लम हो जाता है जब भी हम कोई भी बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कोई भी अगर आप बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सर हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, फटाफट वो चीजें करनी है, उसको भूलना नहीं है सर कभी भी। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर बड़ा रहता है तो उसको मैं किस तरीके से एंटरटेन करूंगा वो मैं एक बार देख लेता हूँ। तो ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना है। एक बार ये जब हम समझ लेते हैं फिर ही हम आगे कुछ कर पाएंगे सर। देखिए सर सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, तो फॉलोइंग वाज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एक्सेल क्लब फॉर द मार्च 2016। अभी देखिए ये कौन सा अकाउंट है सर, ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट योर कैश लेजर अकाउंट। तो ये कैश लेजर के केसेस में आप क्या करने वाले हो, प्लीज उस चीज का ध्यान रखिएगा। अभी कैश लेजर में ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग कैश इन हैंड है, ओपनिंग पासबुक का बैलेंस है, डिपॉजिट अकाउंट है, करंट अकाउंट है, बैंक इंटरेस्ट मुझे मिला है। तो देखिए ये तीनों तो मेरे लिए ओपनिंग है। अगर मैं आपको बोल देता हूं ये पार्ट, तो चलो इसको हम थोड़ा सा, सर ये पार्ट मेरे लिए क्या है, सर ये पार्ट आपके लिए ओपनिंग है, तो प्लीज ये ओपनिंग का ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद क्या है सर, बैंक इंटरेस्ट है, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन है, रिसीव फ्रॉम टी है, कंट्रीब्यूशन टू फेयर है, सेल ऑफ इक्विपमेंट है, नेट प्रोसीड्स ऑफ वेराइटीज है, एंड एंटरटेनमेंट है, डोनेशन फॉर द फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट है। उसके साथ अगर आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हो तो ग्राउंड फीस है, मूविंग मशीन है, रेंट ऑफ ग्राउंड है, कॉस्ट ऑफ टी है, फेयर है, प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस है, रिपेयर्स है, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर है, बैलेंस एट बैंक एज पर द पासबुक, डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो चलिए मैं इन तीनों को वापस मार्क कर देता हूं। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैंने सबसे पहले लिख लिया, और कुछ मैंने पढ़ा नहीं है इतना अच्छे से, सिर्फ इन दोनों को ही पढ़ा है हमने और इन दोनों को हमने लिख दिया। सर ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस क्या रहेगा, सर ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हमारे बैलेंस शीट में जाने वाला है, और जब आप क्वेश्चन को नीचे पढ़ोगे तो हम बैलेंस शीट बनाने वाले, तो इसलिए मैंने ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग को अलग से मार्क करके ध्यान से रख दिया है। चलिए ये एक चीज तो सर समझ में आ गई कि हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग को ध्यान देना है। बट अगर आप देखते हो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग में क्या लिखा हुआ है, कैश इन हैंड लिखा हुआ है। देखिए कैश इन हैंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद लिखा हुआ है बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक। यहां पे भी लिखा हुआ है बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक। सर एज पर सर जी एज पर पासबुक लिखा हुआ है। तो ये एक चीज है ना, छोटी सी चीज है, इसका ध्यान रखिएगा कि ये बैलेंस एज पर पासबुक है सर, इसको हम किस तरीके से एंटरटेन करने वाले, ठीक है। तो ये बैलेंस एज पर पासबुक पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। चलिए मैं आगे वापस पढ़ता हूँ सर एक चीज को, पहले तो है बैंक इंटरेस्ट, दूसरा है डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, ठीक है। चलिए रिसिप्ट फ्रॉम टी है, कंट्रीब्यूशन टू फेयर है। अगर आपने देखा रहेगा तो आपने राइट हैंड साइड पे भी कुछ चीजें देखी है टी एंड फेयर के रिलेटेड, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ चीजें देखी हुई है, तो मैं उन चीजों को ना थोड़ा सा एक बार मार्क कर देता हूँ। अभी रिसिप्ट ऑफ टी को मैं 1 कर देता हूँ, उसके साथ में यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ टी को भी 1 कर देता हूँ।
उसके बाद मैं कंट्रीब्यूशन टू फेयर है, इसको मैं 2 कर देता हूं। यहां पे भी फेयर है, इसको भी मैं 2 कर देता हूं। अभी सेल ऑफ इक्विपमेंट है। अभी सेल ऑफ इक्विपमेंट किससे रिलेटेड रहेगा सर? ये असेट से रिलेटेड रहेगा। तो अगर आपने राइट हैंड साइड पे देखा रहेगा तो मैंने मूविंग मशीन मतलब असेट है हमारा। अगर मैंने वो असेट को परचेज किया है तो इसको यहाँ पे मैं 3 कर देता हूं, यहाँ पे मैं असेट को 3 कर देता हूं। तो जो भी रिलेटेड है उसको मैं एक सिमिलर नंबरिंग दे देता हूं। उसके बाद नेट प्रोसेस ऑफ वेराइटी एंटरटेनमेंट, इसका तो कोई इशू नहीं है। उसके यहाँ नीचे लिखा हुआ है डोनेशन। सिर्फ डोनेशन रहता था ना तो हम सोचते ही नहीं थे, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे अगर आप पढ़ते हो, यहाँ पे कुछ बोल सकते हो कि ये चीज कहाँ पे जाएगा। अगर यहाँ पे इन्होंने बोला कि निखिल डोनेशन फॉर द फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, आप बता सकते हो कि इसका कहाँ पे जाने वाला है, आप हेल्प कर सकते हो कि इसका क्या होगा। कोई हेल्प कर सकता है कि मैं ये किस तरीके से दिखाने वाला हूँ? सर ये स्पेसिफिक डोनेशन है। सर ये क्या है? ये स्पेसिफिक डोनेशन है। और ये स्पेसिफिक डोनेशन किसके लिए है? सर ये स्पेसिफिक डोनेशन टूर्नामेंट के लिए है। एग्रीड है? तो अगर आपको याद रहेगा तो हमने कुछ ऐसा डिस्कशन किया हुआ था डोनेशन के बारे में। देखिए डोनेशन का सबसे पहले देखने को कैपिटल है यार, ये रेवेन्यू, ये कैपिटल है। यस सर जी। ये स्पेसिफिक है क्या? यस सर ये स्पेसिफिक है। एग्रीड है? स्पेसिफिक रहता है तो पापा वो बैलेंस शीट में जाता है, अगर वो जनरल रहता था तो वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाता था। अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ एंड मैं क्वेश्चन को समझता हूँ तो ये जो डोनेशन फॉर द फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट है, तो ये डोनेशन किसके लिए? सर ये टूर्नामेंट के लिए है। तो सर ये कैपिटल फंड में शायद से ऐड नहीं होगा, ये कहां पे जाएगा सर? ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। एग्रीड है? उसके साथ मैं राइट हैंड साइड पे आ जाता हूं। ग्राउंड फीस है, मूविंग मशीन है, रेंट ऑफ ग्राउंड है, कॉस्ट है, फेयर है, प्रिंटिंग है, रिपेयर्स है, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। इसमें इस लाइन में कोई प्रॉब्लम लग रही है हमें? अगर ये मैं लाइन पढ़ता हूँ, इस लाइन में हमें कोई इशू लग रहा है तो बोलिए प्लीज। आप बता सकते हो कि इस लाइन में क्या इशू है? इस लाइन में बता सकते हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है हमें? कोई ऐसी ऐसी कोई गलत चीज आपको दिखाई दे रही है तो बोलिएगा प्लीज। यस सर, ये 2015 का है सर, ये प्रीवियस ईयर का, ये करंट ईयर का नहीं है। तो सर जी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि निखिल दिस इज, ये 2015 को ध्यान में रखते, दिस इज ऑफ प्रीवियस ईयर, दिस इज नॉट ऑफ करंट ईयर। तो गलती से भी करंट ईयर में मत डाल देना। चलिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुई आपकी। अभी मैं नीचे आ जाता हूँ। सर इसके साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। अरे बाप रे सर, इसके साथ क्या है सर? इसके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने दी हुई है। चलिए उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम समझ लेते हैं एक बार। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आने वाली है। सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन ड्यू 150 100। सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है सर? 150 और 100। तो ये सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड होने वाला है। तो इसको मैं 4 यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ और इसको सब्सक्रिप्शन को भी मैं यहाँ पे 4 नंबरिंग दे देता हूँ। जब भी मैं सब्सक्रिप्शन देखूंगा तो मैं इसको साथ में देख लूंगा। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, इसको मैं 5 दे देता हूँ नंबरिंग। देखिए हम ना सर हर एक को एक नंबरिंग देने वाले, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बड़ा रहता है ना, तो जब तक आप नंबरिंग है इनको फिल्टर नहीं करने वाले हो ना, तब तक कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई चीज हम भूल जाएंगे। चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। अयो सर, सर इसका क्या करेंगे आप? सर इसका क्या करेंगे हम सर? कोई बता सकता है? कोई हेल्प कर सकता है मुझे? चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक बार देखो इस चीज को ध्यान से और बताइए कि इसका क्या करना है मुझे। ये थोड़ा सा अजीब है, नतरंगी एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अगर इजी रहता तो मैं खुद ही कर लेता था ना बाबा।
फटाफट से बताइए कि इसका क्या होने वाला है। ध्यान से देखना है, एक बार समझिए, इस बार इसकी भावनाओं को समझिए। भले देखिए ये सम्स ऐसे है ना कि अपन जितना स्लो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें आना चाहिए अच्छे से। कोई भी इशू है, कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो बोलिए, मुझे बताइए कि सर इसका हम क्या करेंगे। आप सबके आंसर्स का इंतजार है। इसको आप किसके साथ लिंक कर सकते हो क्या? अनप्रेजेंटेड चेक्स करके कुछ है, किसके साथ आप लिंक कर सकते हो तो बोलिएगा। अरे पहली चीज तो सर ये बीआरएस के साथ लिंक हो सकने वाला है सर जी। चलो अच्छी बात है। तो सर एक तो ये बीआरएस के साथ लिंक हो जाएगा। बीआरएस के साथ लिंक हो जाएगा का क्या मतलब है सर? ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग के जो बैलेंसेस है ये उसके साथ लिंक होने वाला है। तो इसको मैं 6 कर देता हूं। तो 6 का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? सबसे पहले तो ये करंट अकाउंट में जाएगा, दूसरा यहाँ पे एक करंट अकाउंट में जाएगा। प्लस अगर आप देखते तो चेक अनरिप्रेजेंटेड है, किसके रिलेटेड है सर? ये रिपेयर्स के रिलेटेड है। तो जहां पे भी हमें रिपेयर्स रहेगा मैं वहां पे भी 6 लिख लेता हूँ। तो बाबा ये इसका इफेक्ट किस तरीके से जानने वाला है हम वो देख लेंगे। उसके बाद है सर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। अगर आपने देखा रहेगा तो ऊपर मैंने मशीनरी एंड इक्विपमेंट को 3 नंबर दिया है, यहाँ पे भी मैं 3 नंबर दे देता हूँ। उसके बाद है इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक। सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये पासबुक में एंटर नहीं किया हुआ है, मतलब ये कैश बुक में एंटर किया हुआ रहेगा, ये पासबुक में एंटर नहीं किया हुआ रहेगा सर। और हमारे जो बैलेंसेस है ये पासबुक के हिसाब से है सर। तो उस केसेस में मैं क्या करने वाला हूं, ये जो इंटरेस्ट है इसको मैं 7 नंबर दे देता हूं। जहां पे भी इंटरेस्ट है वहां पे मैं उसको 7 नंबर दे देता हूँ। चलिए इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। प्लस अगर आप देखते हो तो ये पासबुक का इंटरेस्ट है, तो ये क्लोजिंग को इफेक्ट करेगा, तो उसको भी मैं 7 नंबर दे देता हूँ। एंड बोनस टू द ग्राउंड मैन आउटस्टैंडिंग है, चलिए मैं इसको 8 नंबर दे देता हूँ सर जी। एंड लास्ट वाला अगर आप उसके नीचे वाली लाइन पढ़ते हो, फॉर द ईयर एंड 31st of March 2016 the honorarium to the secretary and treasurer are to be increased by a total of 200। इसका मैं क्या करूं? इस लाइन का मुझे कोई हेल्प कर सकता है कि इस लाइन को अगर मैं एक बार रीड करता हूं तो इस लाइन का क्या इंटरप्रिटेशन करूं? कोई मुझे हेल्प कर सकता है क्या? कोई बता सकता है प्लीज? ये जो लास्ट वाली लाइन है, जो लास्ट वाली लाइन हमने पढ़ी, ये लास्ट वाली लाइन किसी को लिंक कर सकती है? इन्होंने बोला कि यार निखिल 200 से ज्यादा बढ़ा देते तो, बस इतना सा इन्होंने बोला, तो इसको हम किसी से लिंक कर सकते हैं। यस, वेरी वेरी गुड सर। अगर आप ऊपर देखते हो तो मार्च टू ये पिछले साल 400 रुपीज हमने पे किया था, इस साल ये लोग इंक्रीज करने के लिए बोल रहे। कितना इंक्रीज करने के लिए बोल रहे सर? 200 से। तो बेसिकली हम कितना पे करने वाले हैं सर? वी विल पे 600 in the year 2016। इन विच ईयर सर? इन द ईयर 2016। मैंने अभी तक पे किया है क्या? नहीं सर मैंने अभी तक पे नहीं किया, बट मैं आगे जाके पे करने वाला हूँ। तो ये भाई साहब आउटस्टैंडिंग भी रहने वाले 2016 का, और ये अपना एक्सपेंसेस में भी चला जाएगा। अभी इन्होंने नीचे क्या बोला कि निखिल प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द रेलेवेंट बैलेंस शीट। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए डेटा है, बैलेंस शीट के लिए भी डेटा है। अभी बैलेंस शीट के लिए क्या क्या, बैलेंस शीट के नॉर्मली आइटम्स क्या रहते हैं? अगर मैं एनपीओ की बात करता हूँ तो सर एक कैपिटल फंड रहेगा, दूसरा अपना लायबिलिटीज रहेगा, तीसरा अपना असेट रहेगा। एग्रीड है? तो इन्होंने मुझे बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला है। तो अभी मैं बैलेंस शीट कैसे बनाऊं यार? मेरे बैलेंस शीट में तो आपने कैपिटल फंड तो मुझे दिया ही नहीं है। अगर आप मुझे बोलते हो कि निखिल 31st of March 2016 की आप बैलेंस शीट बनाइए, उसके लिए आपने मुझे क्या सर, आपने मुझे कैपिटल फंड का बैलेंस दिया है क्या? नहीं यार, वो तो मैंने अभी तक दिया नहीं है। अगर आपने मुझे कैपिटल फंड का बैलेंस नहीं दिया तो यार मैं बैलेंस शीट कैसे बनाऊंगा यार? बताओ ना, क्या करूं यार इस केसेस में? मैं कोई हेल्प कर सकता है मुझे? कोई बता सकता है? देखिए क्वेश्चन काफी बड़ा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। हम लोग अच्छे से एंटरटेन करने वाले, कोई ऐसा जितना प्रॉब्लम नहीं होगा, डोंट वरी। वेरी वेरी गुड सर। इसको हम क्या करने वाले सर? लास्ट ईयर का बैलेंस शीट पकड़ लीजिए यार, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बना सकते हो ना यार आप? यस, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट का जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो हमारा कैपिटल फंड रहेगा।
चलो अच्छी बात है सर, ये तीनों चीजों से मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या क्या करना है। तो बेसिकली मुझे देखिए क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, एक बैलेंस शीट फॉर द ईयर 2016 और इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2016, प्लस उसके साथ आप मुझे क्या बोल रहे कि निकले एक मार्च 2015 की भी बैलेंस शीट बना दीजिए। तो इस तरीके से आपकी तीनों बैलेंस शीट बन जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। होपफुली सर, ये देखिए क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को टैकल करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप उसको इजीली टैकल करने वाले हो, कोई ऐसा इशू नहीं होने वाला है। बट क्वेश्चन को समझिए, उसकी भावनाओं को समझिए, वो भावनाएं आप तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती, उस चीज को देखिए अच्छे से। क्योंकि हमारा क्वेश्चन समझने में जितना इश्यू होता है ना, उसके बाद वाला प्रोसेस इजी है यार। ये बड़ा क्वेश्चन रहता है ना, तो बड़े क्वेश्चन में 10 15 20 50 पॉइंट्स हो जाते हैं, कुछ नहीं है। हर एक को आप एक नंबरिंग दे दो, उस नंबर के साथ और कौन सा नंबर लिंक होता है ना, उसको हम साथ में देख लेंगे, आपका कोई भी मिस्टेक नहीं होने वाला है। चलिए, तो हमें तीन चीजें बनानी है, तो वो तीन चीजें हम बनाने वाले हैं। ये सब सर हम मार्किंग कर चुके हैं, तो ये मार्किंग का हम यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है सर, मुझे क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट बनाना है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है मार्च 2016 का। यस सर जी, एक बैलेंस शीट मार्च 2015 की बनानी है। तो ये तीन चीजें करनी है हमें क्वेश्चन में, हमें और कुछ करना है क्या? नहीं करना है। तो इन तीनों क्वेश्चन पे, इन तीनों चीजों पे ध्यान रखिएगा। जो भी हमने अभी डिस्कस किया इसको हम एक बार रिविजिट कर लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि सर इसके लिए हम नहीं करने वाले, एक बार हम अच्छे से रिविजिट भी कर लेंगे कि हमें वापस समझे। सर तरीका समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सम सॉल्व करने के लिए के कंपेयर। चलिए एक बार मैं आ जाता हूँ, मैंने तीन फॉर्मेट्स बनाने हैं सर। एक तो बैलेंस शीट बनानी है। अभी बैलेंस शीट कौन सी रहेगी सर? एज ऑन 31st of March 2016, एग्रीड है। मैं सेम बैलेंस शीट नीचे बना लेता हूँ सर। यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या रहने वाला है सर? बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2015। सर एक 2016 है और एक 2015 है, एग्रीड है। चलिए सर, ये दोनों चीजें फॉर्मेटिंग मैं पहले से ही कर चुका था कि हमें जल्दी जल्दी से हम सॉल्व कर पाए। एक है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है सर। अगर आप देखते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी कौन से ईयर का रहने वाला है सर? फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2016। चलिए, तो सर ये तीनों फॉर्मेटिंग तो हो चुका है। अभी हमें ध्यान देना है सर, हमें करना क्या है उस चीज पे हमें ध्यान देना है। तो हमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है सर, इस चीज पे ध्यान रखिए। तो सब चीजों को छोड़ दीजिए, एक बार जाने दीजिए। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट पे सर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। अभी सर ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए कुछ आइटम्स है क्या? अरे यार, सब तो आइटम्स दिए गए हैं, जहां जहां पे भी ओपनिंग दिख रहे हैं वहां पे डाल दीजिए। अगर आप देखते हो, हमने कहाँ पे ओपनिंग लिखा है? हमने कैश इन हैंड और बैलेंस एट बैंक एज पर द पासबुक, यहाँ पे हमने ओपनिंग लिखा हुआ था। सर यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ था? ओपनिंग है। तो ओपनिंग मतलब सर ये किसके रिलेटेड रहेगा? सर ये मार्च 2015 के रिलेटेड रहेगा, एग्रीड है। तो सर हम पहले उस पे आ जाते हैं, हम उसको हैंडल कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि सर हमारा कैश इन हैंड कितना है? सर हमारा कैश इन हैंड कितना है? अगर आप देखते हो तो आपका कैश इन हैंड है 100 रुपीज। उसके साथ मैं आपका कैश एट बैंक लिख लेता हूं। देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, सबसे पहले आप मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि ये कैश एट बैंक की जब मैं बात करने वाला हूं, ये जब मैं कैश एट बैंक की बात करने वाला हूं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि मैं जब अपने बुक्स में बैलेंस दिखाता हूं, बैंक बैलेंस दिखाता हूं,
वो मैं एज पर कैश बुक दिखाता हूँ या एज पर पासबुक दिखाता हूँ? आप मुझे हेल्प कर सकते हो कि सर ये जो भी बैलेंस है ये मैं एज पर कैश बुक दिखाऊंगा या ये मैं एज पर पासबुक दिखाने वाला हूँ? तो यहाँ पे ये जो 600 और ये 2230 दिख रहा है, ये मैं एज पर कैश बुक दिखाने वाला हूँ या एज पर पासबुक दिखाने वाला हूँ? देखिए इस क्वेश्चन का ना सबसे इजी आंसर है, मैं अपने पासबुक कौन बनाता है और कैश बुक कौन बनाता है, मैं आपसे ये चीजें पूछना चाहूंगा। कैश बुक कौन बनाता है, पासबुक कौन बनाता है? अगर मैं आपसे पूछता हूं कैश बुक कौन बनाता है, पासबुक कौन बनाता है? सर बैंक पासबुक बनाती है, कैश बुक हम बनाते हैं। सर बैंक पासबुक बनाती है, हम कैश बुक बनाते हैं। तो मैं किसकी अकाउंटिंग कर रहा हूं? हमारी। सर मैं किसकी अकाउंटिंग कर रहा हूं? हमारी। तो सर हम कौन सा वाला फॉलो करेंगे? सर हम कैश बुक फॉलो करेंगे, हम पासबुक फॉलो नहीं करने वाले हैं। एग्रीड है? ये वाला चीज डाइजेस्ट हुआ है, ये वाला चीज समझा है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए इस वाले पार्ट पे। तो सर सबसे पहले इस चीज का ध्यान देना है, कैश एट बैंक एज पर कैश बुक, नॉट एज पर पासबुक सर। कैश एट बैंक एज पर कैश बुक। प्लीज इस कैश बुक वाले पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो सर एज पर कैश बुक लिखना है, एज पर पासबुक नहीं लिखना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो तो डिपॉजिटेड 2230, डिपॉजिट के आगे कुछ मैंने नंबरिंग दिया है क्या? नहीं। तो डिपॉजिट एज इट इज वैसे मैं लिख लेता हूँ। डिपॉजिट कितना है सर? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सर 2230। डिपॉजिट कितना है सर जी? डिपॉजिट है 2230। वैसे ही मैं नीचे आता हूं और नीचे इन्होंने करंट अकाउंट लिखा हुआ है 600, और करंट अकाउंट के आगे मैंने सिक्स्थ एडजस्टमेंट लिखी है। तो जहां पे भी सिक्स्थ एडजस्टमेंट आती है, अगर आप यहाँ पे नीचे देखते हो तो नीचे सिक्स्थ एडजस्टमेंट है, चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। सर पेमेंट फॉर रिपेयर्स के लिए हमने एक चेक इशू किया था जो सामने वाले ने प्रेजेंट नहीं किया, इसलिए मेरा बैंक का बैलेंस 600 रुपीज है। तो अगर मुझे उसको नॉर्मल बैलेंस पे लेके आना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा सर। मैं आपको बोल देता हूँ सर, ये मेरा कैश का बैलेंस है, ये मेरा पासबुक का बैलेंस है। अभी चेक मैंने दिया, चेक मैंने दिया तो मेरे कैश का बैलेंस कम हो गया, ये मेरे कैश का बैलेंस कम हो गया। बट मेरे पासबुक का बैलेंस कम हुआ है क्या? नहीं सर, मुझे पासबुक का बैलेंस कम नहीं हुआ क्योंकि उस भाई साहब ने प्रेजेंट नहीं किया। अगर मुझे पासबुक के बैलेंस को भी कम करना है तो मुझे उसको 300 माइनस करना पड़ेगा। एग्रीड है? ये वाला कॉन्सेप्ट समझा है, ये वाला चीज डाइजेस्ट हुआ है हमें? तो सर हमें 300 रुपीज माइनस करना है। मैं वापस एक बार दिखा देता हूँ, ये हमारा कैश बुक है, ये हमारा पासबुक है। मैंने चेक इशू किया तो मेरा कैश बुक नीचे गिर गया, बट मेरा पासबुक वहीं पे ही तैर रहा है क्योंकि अभी तक चेक हुआ है क्या? नहीं नहीं है, ये मजे मार रहा है। तो इस भाई साहब को अगर मुझे यहाँ पे लेके आना है तो मुझे कम करना पड़ेगा। एग्रीड है? ये वाला चीज डाइजेस्ट हुआ है? अभी समझा है क्या कि मैंने क्या बोला है? देखिए ये पासबुक है, ये कैश बुक है, ये कैश बुक है, ये चलो ये कैश बुक है हमारा, नहीं ये हमारा कैश बुक है, ये हमारा पासबुक है। मैंने 300 का चेक दिया तो मेरा कैश बुक नीचे गिर गया, बट मेरा पासबुक अभी भी ऊपर ही तैर रहा है, इसको भी नीचे लेके आना पड़ेगा ना। तो इसलिए मुझे 300 रुपीज से कम करना पड़ेगा सर। तुमने बोला बहुत बड़ा, बहुत अच्छे से तैर रहा था, बेचारा डूब गया देखो। ऐसे नहीं नजर लगाने का बाबा। चलिए सर ये चीज हमें समझ गई है। तो अगर मैं करंट अकाउंट की बात करता हूं, जब मैं यहाँ पे करंट अकाउंट लिखूंगा तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 600 माइनस 300। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 600 माइनस 300। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 300 ही आ जाएगा। एग्रीड है? तो यहाँ का मैं टोटल लिख लेता हूँ, यहाँ का टोटल कितना आ जाएगा? 2530। काला टीका लगा लेते पक्का। ओ भाई।
चलिए सर रिसिप्ट एंड पेमेंट में आ जाते हैं। और कुछ लिखा और कहीं पे था क्या? बैंक इंटरेस्ट, डोनेशन, रिसीव, कंट्रीब्यूशन, सेल इक्विपमेंट, नेट प्रोसीड्स, एंटरटेनमेंट, डोनेशन फॉर द फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, 1000 ग्राउंड फीस नहीं है सर। उसके बाद मूविंग मशीन नहीं है, फिर रेंट ऑफ ग्राउंड नहीं है, कॉस्ट ऑफ टी नहीं है, फेयर नहीं है, प्रिंटिंग रिपेयर्स नहीं है, ऑनरेरियम टू द सेक्रेटरी ट्रेजरर ऑफ 2015। तो सर ये करंट ईयर का है कि ये प्रीवियस ईयर का? ये 400 रुपीज। सर ये भी प्रीवियस ईयर का है, तो जहां जहां पे भी प्रीवियस ईयर का है सर उसको हमें प्रीवियस ईयर में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ऑनरेरियम लिख लेता हूं सर। यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख लेता हूं। कितना है सर? 400 रुपीज है। एग्रीड है? क्लियर हुआ है? क्योंकि यहाँ पे सर 400 रुपीज लिखा हुआ था। कोई प्रॉब्लम है इस वाले पार्ट पे तो बोलिए। ये वाला चीज समझा है, हमें डाइजेस्ट हुआ है? चलिए सर लेफ्ट एंड राइट वाला हो गया। रिसिप्ट एंड पेमेंट में मैंने पूरा छान मारा है। देखिए मैंने हर एक रिसिप्ट एंड पेमेंट का आइटम वापस से देखा कि बाबा कोई प्रॉब्लम वाली चीज है या नहीं है। इसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे मैं एंटरटेन करता हूँ जो नीचे वाले आइटम्स है। यहाँ पे 1 अप्रैल 2015 लिखा हुआ है। मतलब मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं है बाबा। मैं आपको कहूं ना, मुझे आगे बोलने की ही जरूरत नहीं है। 1 अप्रैल मतलब सर ओपनिंग बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन ड्यू 150। अभी ये कौन से साइड पे आएगा यार? असेट साइड पे आएगा या लायबिलिटी साइड पे आएगा? सिर्फ ये बता दीजिए मुझे प्लीज। सर ये एसेट साइड पे आ जाएगा सर। सब्सक्रिप्शन ड्यू है सर। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हाँ इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग चेंज कर देंगे बाद में। सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट है सर हमारा? अगर आप देखते हो तो 150 है। उसके नीचे है अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग। तो सर यहाँ पे दो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। एक तो है ऑनरेरियम, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। फिर दूसरा है अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग। तो मैं क्या कर देता हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में एक जगह पे 400 लिख लेता हूँ जो हमारे लिए ऑनरेरियम आउटस्टैंडिंग है। दूसरा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंटिंग हमारे लिए आउटस्टैंडिंग है। कितने का सर? 100 रुपीज का। तो चलिए ऑनरेरियम हो गया, प्रिंटिंग हो गया। चेक अनरिप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, ये भी हमारा एड्रेस हो चुका है सर। ये भी हमारा एड्रेस हो चुका है। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद रहेगा तो हमने ओपनिंग में ये एड्रेस कर लिया था। उसके बाद है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। कितना है? 800 रुपीज है। तो यहाँ पे मैं मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स लिख लेता हूँ एक बार। कितना है? 800 रुपीज है। चलिए उसके नीचे कुछ और है? नहीं है। उसके नीचे कोई और चीज है? नहीं है सर जी। जो भी चीज है, जो भी चीजें हमने देखी हुई थी यहाँ पे मैं सब चीजें लिख चुका हूँ। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो क्या रहेगा? वो कैपिटल फंड ही रहेगा हमारा। फिर चलिए इसका लाइन जो है ना उसको एक बना लेते हैं। मैं इसको टोटलिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 3580 माइनस 500 कितना रहेगा? 3080 हमारा क्या है? ये हमारा कैपिटल फंड है जिसको मैं अपना बैलेंसिंग फिगर लिख सकता हूं यहाँ पे। इस वाले पार्ट में ये जो मैंने सिर्फ ओपनिंग किया है, देखिए आपको किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आता है ना तभी के तभी बोल देने का। अगर मैं आपसे अभी पूछता हूँ कि सर हमें क्वेश्चन समझा था नहीं समझा था, उस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा अभी।
बट मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपसे मैं अभी पूछना चाहता हूँ कि अभी बाबा ये ओपनिंग में कोई प्रॉब्लम थी? अगर मैं ओपनिंग बैलेंस शीट की बात करता हूँ, अगर मैं ओपनिंग बैलेंस शीट की बात करता हूँ तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई चीज नहीं समझी है तो बोलिए प्लीज। देखिए मेरा सजेशन, चलो अभी स्टार्ट करें वापस से सर जी। वापस से मतलब ये सब हो गया, तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप ओपनिंग बैलेंस को खत्म कर दीजिए। क्योंकि क्या है ना, देखिए हमने ना हर एक के लिए मार्किंग करके रख दी है, तो हमें ऐसा इशू नहीं होने वाला है। कोशिश कीजिए कि आप अपने ओपनिंग बैलेंस को सबसे पहले एड्रेस कर दीजिए। ओपनिंग बैलेंस एड्रेस करने के बाद, ओपनिंग बैलेंस शीट एड्रेस करने के बाद आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट कोशिश कीजिए कि ये साथ में खत्म हो जाए, क्योंकि अगर ये इंडिविजुअली अगर मैं खत्म करने की बहुत बार कोशिश करता हूँ ना तो मिस्टेक हो जाती है। तो अगर अगर हम ये साथ में खत्म करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत इजीनेस हो जाएगा। अगर आप देखते तो कैश है, बैलेंस एट बैंक है, डिपॉजिट्स है, करंट अकाउंट है, ये हमारा ओपनिंग हो चुका है। ओपनिंग में ऐसा हमें कोई प्रॉब्लम अभी नहीं होने वाला है। मैं नीचे आ जाता हूं, नीचे है बैंक इंटरेस्ट 30 रुपीज। बैंक इंटरेस्ट कितना है? 30 रुपीज है। और एक एडजस्टमेंट दी है कि इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक एट 20 रुपीज। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस बैंक इंटरेस्ट को मैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे लिख लेता हूं। चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे मैं लिख लेता हूं यहाँ पे बाय बैंक इंटरेस्ट। अभी बैंक इंटरेस्ट की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो मेरा बैंक का इंटरेस्ट कितना है आप देख सकते हो। मेरे बैंक का इंटरेस्ट है 30 रुपीज। कितना इंटरेस्ट है? 30 रुपीज। प्लस आप नीचे जो एडजस्टमेंट्स देखते हो, नीचे एडजस्टमेंट्स में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि निखिल 20 रुपीज और है। लेकिन 30 प्लस 20 कितना है? 50 रुपीज। देखिए 30 रुपीज रिसिप्ट एंड पेमेंट से आया तो उसका एक ही एंट्री होगा। बट जो नीचे वाली है ये सब आपकी एडजस्टमेंट्स है बाबा। जो भी आपकी एडजस्टमेंट्स है ना उसके ड्यूअल इफेक्ट्स होने वाले हैं। होपफुली ये चीजें हमें मालूम है। तो ये जो 20 रुपीज जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट है ये कहाँ पे जाएगा? अगर आपको याद रहेगा तो सर ये हमने करंट अकाउंट में लिखा हुआ है, वहां पे ये 20 रुपीज एडजस्ट हो जाएगा। एग्रीड है? चलिए यहाँ पे मैं 10 रुपीज 20 कर देता हूं, तो यहाँ पे मैं 50 लिख लेता हूं। और इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा उसको भी हम एक बार लिख लेते हैं। इसका सेकेंड इफेक्ट आप बैलेंस शीट में आ जाइए। बैलेंस शीट में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एज पर कैश बुक। सर एज पर कैश बुक। इसमें सबसे पहले आ जाएगा डिपॉजिट्स जो हमने वहां पे देखा था। दूसरा यहाँ पे आ जाएगा करंट अकाउंट का बैलेंस। अभी मुझे सम मालूम है तो इसलिए मैं ये चीज यहाँ पे भी लिखूंगा। चलो यहाँ पे मैं लिख लूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट। आप बोलोगे सर ये आप क्या लिख रहे हो? जब आप क्वेश्चन को समझोगे करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगी। हाल फिलहाल मेरी भावना सुनो समझ लो सर। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तीन चीजें लिख ली। क्या लिखा है कि सर कैश इन हैंड कितना है? 250, डिपॉजिट 3090, करंट अकाउंट है 150। कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड है हमारा 250। यहाँ पे मैं 250 लिख लेता हूँ। डिपॉजिट्स हमारा कितना है? 3090। एंड करंट अकाउंट हमारा कितना है? 150। अभी करंट अकाउंट आपने क्यों लिखा है इसके पीछे भी मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ करंट अकाउंट 150। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो इंटरेस्ट वाला एडजस्टमेंट है ये करंट अकाउंट से ही रिलेटेड है, क्योंकि ये पासबुक में हुआ था, ये कैश बुक में एंटर नहीं हुआ था इसलिए। तो इंटरेस्ट वाला एडजस्टमेंट यहाँ पे एंटरटेन करने के लिए, अगर आप देखते तो इंटरेस्ट का हमने 7 लिखा था, यहाँ पे भी हमने 7 लिखा। तो उस चीज को एंटरटेन करने के लिए यहाँ पे मैंने करंट अकाउंट में ये क्या बोलते हैं अमाउंट डाल दिया मैंने। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्लस ₹20। करंट अकाउंट में कितना लिख दिया मैंने? 150 प्लस ₹20। तो अगर आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो हमने क्या किया है, ग्रीन वाले को पकड़ लेते हैं। हमारा ओपनिंग हो गया, यस। मेरा मेरा बैंक इंटरेस्ट का 7th एडजस्टमेंट हो गया है क्या? यस मेरा बैंक इंटरेस्ट का 7th एडजस्टमेंट हो गया। यहाँ पे भी मेरा 7th एडजस्टमेंट हो चुका है। मैं नीचे आ जाता हूँ डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन है हमारा कितना है? ये है हमारा 2600 रुपीज।
तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख लेता हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में आ जाता हूँ, बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन कितना है? 2600 रुपीज है। कितना है? 2600 रुपीज है। अगर आप डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन देखते हो तो वहां पे आपने फोर्थ वाला एडजस्टमेंट लिखा है। फोर्थ वाला एडजस्टमेंट में क्या लिखा है कि निकल सब्सक्रिप्शन ड्यू 150 एंड 100। सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है? 150 और 100 है। तो आप वापस आ जाइए एंड वापस समझने की कोशिश कीजिए, मुझे बताइए कि सर इस केसेस में हम क्या करने वाले हैं। एक तो है 150, दूसरा है 100। मैंने जो आपको सब्सक्रिप्शन में पढ़ाया था, सब्सक्रिप्शन में हमने क्या पढ़ा था, हमें किस तरीके से एंटरटेन करना है, ये चीज मैं आपको वापस रिविजिट करवा लेता हूं एक बार। सबसे पहले इंक्लूडेड है एक्सक्लूडेड है, करंट ईयर का है या नहीं है, बस। अभी मैं आपसे चीजें पूछूंगा, ये जो 100 रुपीज है और ये जो 150 रुपीज है, अभी मैं सबसे पहले 150 रुपीज से चार्ज करता हूँ। 150 रुपीज करंट ईयर का है, यस या नो? 150 रुपीज करंट ईयर का है क्या, यस या नो? सर 150 करंट ईयर का नहीं है। क्यों करंट ईयर का नहीं? क्योंकि ऊपर 2015 लिखा हुआ है सर, ध्यान से देखिए। और वैसे भी सर ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो यहाँ पे मैं -150 लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ये जो 100 रुपीज मार्च 2016 में आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, तो ये करंट ईयर का है, यस या नो? सर यस, ये करंट ईयर का है। अगर ये करंट ईयर का है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं प्लस ₹100 कर देता हूँ। एग्रीड है? हो गया सर? कुछ करना है ना? कुछ नहीं करना है, बट एक चीज का ध्यान में रखना है। यस सर, किस चीज का ध्यान में रखना है? अभी हर एक का सेकंड इफेक्ट देखिए। 150 का सेकंड इफेक्ट आएगा क्या? नहीं सर, 150 ओपनिंग में था तो उसका सेकंड इफेक्ट नहीं आएगा। बट जो 100 है उसका सेकंड इफेक्ट आना चाहिए क्या? यस सर, उसका सेकंड इफेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आउटस्टैंडिंग इनकम, उसमें मैं नीचे लिख लेता हूँ सब्सक्रिप्शन। कितना है? 100 रुपीज। चलिए, इसका बैलेंस शीट, इसका उसका सिस का भी इफेक्ट है, सब खत्म हो गया। तो अपना फोर्थ वाला एडजस्टमेंट हो चुका है। फोर्थ वाला एडजस्टमेंट हो चुका है। उसके बाद है रिसीप्ट फ्रॉम टी 300। रिसीप्ट फ्रॉम टी इज 300 एंड कॉस्ट ऑफ टी इज 250, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अभी इस केसेस में हमें क्या करना है, ये चीज हमने यहाँ पे पढ़ी थी, अगर आपको याद रहेगा तो। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि अगर सर दोनों रिलेशन में है, सेल ऑफ टिकट और एक्सपेंस दोनों रिलेशन में, तो दोनों को नेट ऑफ करके दिखा दीजिए। तो यहाँ पे मैं सेम चीज आपसे पूछूंगा, सेल ऑफ टी कितना है? सेल ऑफ टी अगर आप रिसिप्ट ऑफ टी देखते हो तो 300 है, कॉस्ट ऑफ टी अगर आप देखते हो तो 250 है। तो हम क्या दिखाएंगे? नेट प्रोसीड्स फ्रॉम टी। कितना आ जाएगा? ₹300 माइनस ₹250, विच इज ₹50। एग्रीड है? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो बोलिए। देखिए, धीरे धीरे कंफ्यूजन होने वाला है, वो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, मैं उसके लिए एग्री करूंगा। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर इतना बड़ा सम है ना, तो पूरा का पूरा सम हैंडल करने में बहुत बार डिफिकल्टी हो जाती है। बट समझ में आ रहा है। सी, मैंने क्या किया, हमने सम को टुकड़ों में बांट दिया। एक बार अगर आप टुकड़ों में बांट देते हो तो जैसे आप इसको पार्ट्स में या बाइफर्केशन कर देते हो, तो उसके बाद आपको सिर्फ एड्रेस करना है। मैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल पार्ट को एड्रेस कर रहा हूं, मैं पूरे क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर रहा हूं। तो कंफ्यूजन होने के लिए ना, सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिए, जहां पे भी वन है मैंने उसके दूसरी जगह पे वन देखा। देखिए यहाँ पे रिसीप्ट ऑफ टी है, यस। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ टी है, दोनों के जगह पे वन लिखा हुआ था, मैंने दोनों को एड्रेस कर दिया, बात खत्म हो गया। यहाँ पे अभी नीचे अगर आप देखते हो तो पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रीब्यूशन टू फेयर। वहां पे लिखा हुआ है फेयर का प्राइस 400, कॉन्ट्रीब्यूशन टू फेयर इज 100 रुपीज। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 300।
अगर आप देखते हो तो मेरा एक्सपेंस 400 रुपीज का हुआ है और जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है उससे सिर्फ 100 रुपीज का, तो इफेक्टिवली मेरा नेट एक्सपेंस है, मेरा नेट इनकम नहीं है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं एक्सपेंस साइड में, सब मैं एक्सपेंस साइड में लिख लेता हूं टू फेयर। टू फेयर कितना है अगर आप देखते हो तो ₹400 माइनस ₹100, इफेक्टिवली हमारा फेयर कितना है 300 है। अगर आप देखते हो तो मेरा यहाँ पे सेकंड पॉइंट एड्रेस हो रहा है। मैं एक एक पॉइंट को एड्रेस कर रहा हूँ, लाइन बाय लाइन जो जो पॉइंट मुझे दिख रहा है मैं उसी पॉइंट को एड्रेस कर रहा हूँ, मैं और कोई चीज को नहीं कर रहा हूँ एड्रेस। प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो तो एक सेल ऑफ इक्विपमेंट है 3, तो जहां जहां पे भी 3 लिखा हुआ है उसको मैं एड्रेस करूंगा। सेल ऑफ इक्विपमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है 3, एक तो मूविंग मशीन में 3 लिखा हुआ है, एक तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स में 3 लिखा हुआ है, तो 3 जगह पे 3 लिखा हुआ है। तो जहां जहां पे भी 3 लिखा हुआ है उन सबको आपको इकट्ठा लेके आना है, ये चीज का आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ उन जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है ना उन सबको मैं एक जगह पे लिख लेता हूँ सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए। सर एक है सेल ऑफ मशीनरी, कितना है 80 है। एक तो है परचेज है, अगर पेमेंट साइड मतलब परचेज है, परचेज किसका है सर, परचेज ऑफ मशीनरी है, कितना है अगर आप यहाँ पे देखते हो परचेज ऑफ मशीनरी है 1500। उसके साथ अगर आप थर्ड वाले नीचे वाले पॉइंट्स में आते हो तो एक 1 अप्रैल और एक 31 मार्च दिख रहा है, तो मतलब ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग रहने वाले जितना तक मुझे समझ में आता है। तो एक तो रहेगा ओपनिंग 800, एक तो है क्लोजिंग 7050, ये 4 चीजें हैं। अभी आप मुझे बताइए कि इन 4 चीजों का हम क्या करें, या इन 4 चीजों को हम किस तरीके से असाइन कर सकते हैं। कोई मुझे हेल्प कर सकता है सर, ये 4 चीजें 80, 1500, 800, 1750। क्या इन 4 चीजों को कोई कंबाइन करके कोई कुछ करके लिख सकते हैं? यस सर, ओपनिंग क्लोजिंग सब चीजें दी हुई है ना यार। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ओपनिंग लिखेंगे। मेरा ओपनिंग कितना है, आपका ओपनिंग है 80, प्लस ओपनिंग के बाद आप क्या कर लीजिए, प्लस परचेजेस लिख लीजिए सर, लेस सेल्स लिख लीजिए, जो बचना चाहिए वो मेरा क्लोजिंग होना चाहिए। परचेजेस कितना है मेरा 1500, सेल मेरा कितना है, सेल है मेरा 80, ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है मेरा 800। इन तीनों को अगर मैं प्लस माइनस करता हूं, इन तीनों को अगर मैं प्लस माइनस करता हूं तो मेरा आंसर क्लोजिंग आना चाहिए, बट मेरा क्लोजिंग दिख रहा है सर 1750 और यहां पे आंसर आ रहा है 2220। तो यार ये क्यों रहेगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ये क्यों रहने वाला है, सोच के बताइए यार। मेरा ओपनिंग 800 है, मेरा परचेजेस 1500 है, मैंने सेल किया है 80 रुपीज का, मेरा क्लोजिंग आ रहा है 1750 और यहाँ पे ही आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में ना कुछ कहूं तो अराउंड 470 रुपीज का फर्क आ रहा है या डिफरेंस आ रहा है। और ये 470 का डिफरेंस क्यों आएगा सर, दो ही रीजन हो सकते हैं डिफरेंस आने का। एक तो जितना तक आप लोग मुझे बोलोगे निखिल, एक प्रॉफिट ऑन सेल है, दूसरा है निखिल वो हो सकता है डेप्रिसिएशन। एक प्रॉफिट ऑन सेल है, दूसरा हो सकता है डेप्रिसिएशन। आप मुझे बताइए कि ज्यादा अप्रोप्रिएट इसमें कौन सी चीज रहने वाली है। अगर प्रॉफिट ऑन सेल रहता था तो ये कॉस्ट कॉस्ट मुझे पक्का देते थे, ये मुझे बताते थे कि निखिल ये तेरा कॉस्ट है, एग्रीड है। अगर ये मुझे कॉस्ट नहीं बता पा रहे हैं, ये मुझे नहीं बता पा रहे, तो ये क्या रहेगा यार, ये डेप्रिसिएशन ही रहेगा, एग्रीड है। तो
डेप्रिसिएशन के लिए यहाँ पे मैं 2 डेप्रिसिएशन लिख लेता हूं। कितना है? ये आपका 470 आ रहा है। ये हमने कैसे किया है? ये हमने नोट 1 से कैलकुलेट किया है। और साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूं। बाबा नाम क्या है उसका? मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। कितना है ये? अगर आप देखते हो यहाँ पे तो 1750। जो भी इसके रिलेटेड था, थर्ड के रिलेटेड था, थर्ड के रिलेटेड एक ये था, एक ये था, ये मैं मतलब ये दोनों थे, इन सबको मैं एड्रेस कर चुका हूँ क्या? यस सर, इन सबको मैं एड्रेस कर चुका हूँ। जिस जिस चीज को मैं एड्रेस कर चुका हूँ उसको मैं टिक कर चुका हूँ। एग्रीड है? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? कोई चीज का इश्यू हो रहा है तो बोलिए प्लीज। मैं उसके आगे बढ़ जाता हूँ। नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट, सर सिंपल वर्ड्स में तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कितना है सर? 780। उसके आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि डोनेशन फॉर द फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट 1000 है। ये स्पेसिफिक डोनेशन है तो ये कैपिटल फंड में नहीं आने वाली है, इसको हम अलग से लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं। चलिए, यहां तक जो भी चीजें थी, रिसीट वाली जो भी चीजें थी, मैंने सब एड्रेस कर ली थी। अभी मैं आ जाता हूँ पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे जो भी आइटम्स रहेंगे वो हमारे एक्सपेंस वाले रहेंगे नॉर्मली। ग्राउंड मैन्स फीस है 750। ग्राउंड मैन्स फीस है 750 और इसमें कोई था नहीं तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ग्राउंड मैन्स फीस। कितना है? 750। उसके आगे अगर आप देखते हो तो मूविंग ऑफ मशीनरी हो चुका है। रेंट ऑफ ग्राउंड है 250। तो यहाँ पे 2 रेंट ऑफ ग्राउंड में लिख लेता हूं। कितना है? 250। उसके नीचे है कॉस्ट ऑफ टी है, फिर फेयर है। इन दोनों को हम एड्रेस कर चुके हैं क्योंकि ये 1 एंड 2 से रिलेवेंट था, तो ये सब चीजें हम एड्रेस कर चुके हैं। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 280। टू प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। ये प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है? 280। बट अगर आप 280 को देखते हो तो 280 या 250, सॉरी 280 है। तो अगर आप ये 280 को देखते हो तो ये 280 के आगे हमने एक पॉइंट लिखा हुआ है, 0.5 लिखा हुआ है, तो मैं 0.5 पे आ जाता हूँ। यहाँ पे 100 एंड 150 है। तो मैं वापस आपसे सेम क्वेश्चन पूछूंगा, 100 कौन से ईयर का है और 80 कौन से ईयर का है? अगर मैं आपसे वापस पूछता हूँ कि सर 100 कौन सी ईयर का है और 80 कौन सी ईयर का है, आप मुझे बता सकते हो? सर 100 प्रीवियस ईयर का है सर जी। 100 प्रीवियस ईयर का, तो 80 करंट ईयर का रहेगा। तो जो प्रीवियस ईयर का है उसको क्या करना चाहिए? कोई बता सकता है मुझे आगे? जो प्रीवियस ईयर का है उसको मैं क्या करूं? प्लस करूं या माइनस करूं? सर प्रीवियस ईयर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए सर। तो 100 को मैं माइनस कर देता हूं और करंट ईयर है, फिर उसको क्या करना है सर? उसका उल्टा ही करना पड़ेगा, उसको प्लस कर दीजिए आप। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 280 माइनस 100 प्लस 80 विच कम्स टू 260। एग्रीड है? और जहां पे भी आप करते हो साइमल्टेनियसली आपको इसका दूसरा इफेक्ट भी देना है। 100 का कोई दूसरा इफेक्ट होगा क्या? नहीं सर, 100 का कोई दूसरा इफेक्ट नहीं होने वाला क्योंकि ये बैलेंस शीट से आया था ओपनिंग वाली। बट ये जो 80 है इसका दूसरा इम्पैक्ट होगा। यस सर, इसका दूसरा इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख लेता हूं। उसमें क्या आ जाएगा? उसमें आ जाएगा आपका प्रिंटिंग। कितना है?
यहाँ पे 80 दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने 80 लिख दिया। तो आप देख सकते हो, तो ये फिफ्थ, ये पार्ट भी हमारा हो चुका है। जो भी हमारा पार्ट हो चुका है उसको मैंने टिक कर दिया है। उसके मैं नीचे आ जाता हूँ, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है कि निखिल रिपेयर टू इक्विपमेंट है 500 रुपीज। रिपेयर टू इक्विपमेंट कितना है? 500। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू रिपेयर्स टू इक्विपमेंट्स। कितना बोला है इन्होंने? इन्होंने बोला है कि निखिल ये 500 है। अभी रिपेयर्स टू इक्विपमेंट में आपने क्या बोला है कि निखिल इसकी आप 6th एडजस्टमेंट देख लीजिए। चलिए मैं 6th एडजस्टमेंट पे आ जाता हूँ। 6th एडजस्टमेंट में इन्होंने क्या बोला कि निखिल चेक अनरिप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स इज 260 एंड 300। तो अगर आप देखते हो तो सर ओपनिंग एंड क्लोजिंग का कुछ तो कॉन्सेप्ट है सर। ओपनिंग एंड क्लोजिंग का कुछ तो कॉन्सेप्ट है सर। इस केसेस में मैं क्या करूं? अभी एक 250 लिखा हुआ है सर, और एक जगह 260 लिखा हुआ है, एक जगह पे 300 लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो सर ये चेक्स अनरिप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। तो सर इस केसेस में मैं क्या करूं? ये चेक वाले केसेस में मुझे क्या करना चाहिए? कोई हेल्प कर सकता है मुझे? तो बोलिए प्लीज। कोई बता सकता है कि इस केसेस में मैं क्या करूं? ये अभी एक का बता दीजिए, 300 को प्लस करना है या माइनस करना है? तो दूसरा बिल्कुल 260 का बिल्कुल उसका उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। बस जीवन में और क्या चाहिए यार। सर आप लोगों ने क्या बोला था कि निखिल लेस लास्ट ईयर, लेस करो कौन सा? लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर कितना है? 300। और फिर हमें क्या करना चाहिए? और आप करंट ईयर के लिए क्या बोल रहे हो? करंट ईयर के आप लोग बोल रहे हो कि निखिल प्लस करंट ईयर का कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 500 माइनस 300 प्लस 260, 460। सिंपल सा लॉजिक है सर। करंट ईयर है या लास्ट ईयर है उस चीज पे देखना है। प्लस अभी ये 260 का दूसरा इंपैक्ट भी होगा। देखिए अभी यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ 500 ये तो बाबा रिसीप्ट से था, 300 ओपनिंग से था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 260 है इसका भी सेकेंड इफेक्ट होगा। अभी ये 260 का आप सेकेंड इफेक्ट क्या बोलने वाले? आउटस्टैंडिंग तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि सर हम उसको चेक दे चुके, बट उसने डिपॉजिट नहीं किया है। सर हमने उसको चेक दिया है, बट भाई साहब उसने डिपॉजिट नहीं किया है, तो मुझे 260 रुपीज लेस करने पड़ेंगे। कैसे लेस करने पड़ेंगे, कैसे ऐड करने पड़ेंगे, ये आप समझ लीजिए यार। एक बार भावना है समझ लीजिए, लॉजिक समझ लीजिए क्या है। सर हमेशा इन दोनों हाथों को ना साइड बाय हैंड इन हैंड रखना है सर। ये दोनों बैलेंसेस आपके सेम होने चाहिए। ये है मेरा कैश बुक, ये है मेरा पासबुक। ये है कैश, ये है पास। अगर मैंने चेक इशू किया है, अगर मैंने पेमेंट के लिए चेक इशू किया है, तो मैं कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो मेरा कैश बुक का बैलेंस नीचे गिर गया, मेरे कैश बुक का बैलेंस नीचे गिर गया। बट जो मेरे पासबुक का बैलेंस है वो वहीं का वहीं पे ही है। वो नीचे गिरा है क्या? नहीं सर, वो नीचे नहीं गिरा है। अगर उसको भी मुझे इसके लेवल पे लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे नीचे लेके आना पड़ेगा। वापस एक बार समझ लीजिए, मैं वापस एक बार रिपीट करता हूं। ये है मेरा कैश बुक, ये है मेरा पासबुक। एग्रीड है? अभी कैश बुक है जो मेरा, ये कैश बुक को ध्यान रखिए, ये कैश बुक को मैं नीचे लेके आ जाता हूँ, टिक 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 करके। क्यों नीचे? क्योंकि आपने चेक इशू किया है। कौन सा चेक इशू किया है? तो मेरा बैलेंस नीचे हो जाएगा। बट जो मेरा पासबुक है वो वहीं का वहीं पे ही है, ऐसे ही तैर रहा है। इसको भी इसके लेवल पे लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको भी नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो मुझे 260 रुपीज सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। मुझे क्या करना पड़ेगा सर? मुझे 260 रुपीज इस अकाउंट से सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे माइनस रुपीज 260 लिख लेता हूं मैं। एग्रीड है? तो चलिए मेरे करंट अकाउंट का बैलेंस कितना रहेगा? 150 प्लस 20 माइनस 260 माइनस 90। तो मैं बैलेंस शीट में मैं माइनस 90 दिखा देता हूं, चलेगा? मैं बैलेंस शीट में करंट अकाउंट, मेरे मेरे करंट अकाउंट में माइनस 90 का बैलेंस है। सर ऐसा कैसे चलेगा सर?
ऐसा मत करो सर, उसको बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा दो। तो इसलिए मैंने सेम चीज यहां पे कर लेता हूं, यहाँ पे मैं 90 दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं 0 लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं कितना दिखा देता हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट 90 दिखा देता हूँ। एग्रीड है, समझा है, डाइजेस्ट हुआ है कि हमने किस तरीके से एंट्रीज की है और हर एक का सेकंड इफेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए 6th हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कोई प्रॉब्लम है इस वाले पार्ट पे? और 6th का अगर आप देखते हो तो करंट अकाउंट में जो इम्पैक्ट था वो भी हमने साइमल्टेनियसली कर दिया। कोई प्रॉब्लम है? तो सर अभी इसमें ये जो है, ये 150 वॉज माई ओपनिंग, यस दिस इज योर ओपनिंग, दिस वॉज योर क्लोजिंग बैलेंस, दिस वॉज योर इंटरेस्ट, एंड दिस वॉज योर रिपेयर्स। एग्रीड है, डाइजेस्ट हुआ है ये तीनों? कोई प्रॉब्लम है इस वाले पार्ट पे तो बोलिए। बहुत ही छोटा सा सम है जो हमने किया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कोई भी चीज नहीं समझी है, डाइजेस्ट नहीं हो रही है तो बोलिए प्लीज। चलिए सर, रिपेयर्स तो हो गया, उसके बाद है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2015। ये हम एंटर करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, इसको आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बट आप नीचे देख सकते हो, इसको एंटर करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, ये है ना, इसको मैं 9 एक बार बोल देता हूँ, इसको एक बार मैं 9 बोल देता हूँ। ये 9 एंड 9 को एक बार मैच कर लीजिए। हमने नीचे एक चीज लिखी थी ऑनरेरियम के लिए, क्या? ये जो ऑनरेरियम है जो आपने 2015 में पे की थी, 2016 में हमने उसको बढ़ा के 600 कर दिया। कितना बढ़ा के कर दिया है सर? 2016 में हमने उसको बढ़ा के 600 कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, कितना करने दिया मैंने, 400 प्लस ₹200। सर हमने बढ़ा के ऑनरेरियम को 600 कर दिया, बढ़ा के 600 कर दिया, बट अभी तक हमने पेमेंट किया है क्या? नहीं सर, अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया। तो यहाँ पे मैं ऑनरेरियम लिख लेता हूँ, कितना है, ज्यादा नहीं, ₹600 है। चलिए, ऑनरेरियम हो गया, यस सर ऑनरेरियम आपका हो गया। ये 9th हो गया, ये 9th हो गया, यहाँ तक कुछ बचा है। उसके बाद ये क्लोजिंग था, क्लोजिंग हम पहले से एंटरटेन कर चुके थे। ये सब्सक्रिप्शन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 200 हो गया। एक बोनस टू द ग्राउंड मैन आउटस्टैंडिंग, ये जो पॉइंट नंबर 8 है, ये अभी भी पेंडिंग है, तो इस चीज को भी मैं लिख लेता हूं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 2 बोनस टू ग्राउंड मैन। कितना है ये अमाउंट? ज्यादा नहीं है सर, ये 300 है। सेम चीज मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, ज्यादा नहीं है, 980 यहाँ पे आ जाता है। तो ये वाला लास्ट वाला पॉइंट है, ये भी मेरा क्लियर हो चुका है। उसके बाद कुछ है क्या? नहीं सर, अभी सरप्लस निकाल के खत्म कर दीजिए। चलिए मैं सरप्लस निकालने पे आ जाता हूँ, और फिर यहाँ पे हम क्लोज कर लेते हैं इसको। चलिए यहाँ का मैं टोटल ले लेता हूँ। बाबा कभी डेफिसिट भी आए ना अगर क्वेश्चन में, तो डरना नहीं है, हमें सब चीजें ध्यान में रखनी है, लिखनी है। जैसे मैंने देखी यहाँ पे मैंने अंदर लिखा है, बाहर नहीं लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मालूम पड़ जाएगा। सेम चीज मैं यहाँ पे टोटल कर लेता हूँ, यहाँ पे कितना आ रहा है, तो सरप्लस ही है। कितना सरप्लस है उसको हम देख लेते एक बार, 3430 माइनस 33390। सर ₹40 का हमारा सरप्लस आ गया। कितना सरप्लस आ गया सर हमारा? ₹40 का हमारा सरप्लस आ चुका है। भाई सरप्लस क्या करेंगे हम? कैपिटल फंड में डाल देंगे।
चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कैपिटल फंड और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ सरप्लस। सरप्लस है हमारा 40, कैपिटल फंड है हमारा 3080। इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, कितना आ गया 3150। यहाँ पे मैं अमाउंट्स आउटर कॉलम में लिख लेता हूँ बस, दिस प्लस दिस। चलिए एक बार टोटलिंग करके देख लेते हैं। 5150 आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा 5150 आ रहा है। डेली होने की खुशी से ज्यादा ना बाबा ऐसे छोटे मोटे सम्स आते हैं बस तुम्हारे एग्जाम में। सर मुझे ऑनरेरियम पूछा गया कि सर हमारा ऑनरेरियम आउटस्टैंडिंग पहली बात तो कितना होना चाहिए, आप मुझे हेल्प कर सकते हो? मेरा ऑनरेरियम आउटस्टैंडिंग कितना होना चाहिए? अगर आप देखते हो मैंने रिसीव्ड एंड पेमेंट में इन्होंने क्या बोला है कि निखिल मैंने 2015 का ऑनरेरियम पे किया है, मतलब मैंने 2016 का ऑनरेरियम पे ही नहीं किया है, तो पूरा का पूरा ऑनरेरियम फॉर द ईयर 2016 आउटस्टैंडिंग है। तो अगर पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पे मैं 600 लिखने वाला हूँ। बट ऑनरेरियम कितना आउटस्टैंडिंग है ये कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया है, 400 प्लस 200 600 आउटस्टैंडिंग किया हुआ है। मैं क्या कर देता हूँ, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना उसको अपन कैंसिल कर देते हैं पापा, कंफ्यूजन ही ना हो। होपफुली सर ये चीज समझिए। सर नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है ना क्वेश्चन में वो मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, रेड कलर से। मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, ये मैंने पूरा सबको सिलेक्ट कर लिया और बस यही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी रेड मार्क किया है सिर्फ उस पर ही ध्यान देना है, बाकी चीज किसी चीज पे आपको ध्यान नहीं देना है, बाकी सब चीजें नॉर्मल है, ठीक है, चलेगा। हमारा ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे मैं थोड़ी बहुत चीजों को हाईलाइट कर देता हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसा चीज रहने वाला है जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद ऑनरेरियम में आपको प्रॉब्लम होगी, सब्सक्रिप्शन में नहीं होनी चाहिए, डिपॉजिट्स में नहीं होनी चाहिए, कैश एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स में एक बार हो सकती है आपको प्रॉब्लम। क्लोजिंग में नहीं होगी, हाँ इसको डेप्रिसिएशन के टाइम पे होगी, इसका क्लोजिंग तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे आपको मशीनरी में नहीं होगी, इसमें नहीं होगी, करंट अकाउंट में हम प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है हमारे लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना जो हमारा मेजर एडजस्टमेंट है ना, वो जो अपना पासबुक वाला एडजस्टमेंट है ना, उसने पूरा पूरा डरा दिया है सबको। और एक ये चीज रहेगी, हम ऑनरेरियम 400 रुपीज वाला भूल सकते हैं जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। जब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फेयर में कोई नहीं होगा। डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जो आपको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ग्राउंड मेंटेनेंस सेम है, रेंट में नहीं है, प्रिंटिंग में नहीं होनी चाहिए, रिपेयर्स में हो सकती है आपको प्रॉब्लम। देखिए सब्सक्रिप्शन में एंड प्रिंटिंग में क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो आप बहुत इजीली बता देते हो। सरप्लस नहीं है, ऑनरेरियम एक हम भूल सकते हैं इस चीज को। एंड अगर मैं बैंक इंटरेस्ट साइड पे आता हूं तो बैंक इंटरेस्ट के साइड पे होगा, यस। सब्सक्रिप्शन पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ी ज्यादा चीजें हैं जो मैंने रेड में हाईलाइट करके रखी है, बट ये ऐसी चीजें हैं ना कि जो आपको इशू दिला सके। और ये क्वेश्चन भी इतना छोटा सा तो क्वेश्चन था हमारा। देखिए मैं क्वेश्चन को ना कंक्लूड कर देता हूँ, जो भी मैंने रेड पॉइंट्स मार्क किए हैं ना, से मैं उसको एक बार री एक्सप्लेन कर लेता हूँ, एक बार रिविजिट कर लेता हूँ। मुझे मालूम है ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है सर, हमारे दिमाग में तो ऐसा चला गया कि पूछिए मत, बट स्टिल एक बार ना थोड़ी बहुत चीजें हम रिवाइज कर लेते हैं।
2 मिनट सर जी, कुछ नहीं। ठीक है, अभी क्वेश्चन में सबसे पहले इन्होंने आपके साथ मस्ती कैसे की, आपके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश क्या क्या की है, उन पॉइंट्स को समझ लीजिए। सबसे पहले ना इन्होंने आपके साथ खिलवाड़ किया है पासबुक एंड कैश बुक में। ये इस चीज पे इन्होंने इतना बुरा हाल किया है ना आपका, ये वीवीवीवीआईपी एडजस्टमेंट होने वाली है। एग्रीड है? इसके साथ सर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसका एक्सेल शीट डाल देता हूं, ठीक है। उसके साथ अगर आप नीचे देख लेते हो, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किया है इन्होंने। क्या लिखा है, हर जगह पे पासबुक लिखा है, तो पासबुक से कैश बुक में आने के लिए ना हमें एडजस्टमेंट्स एंट्री मारनी पड़ेगी। यहाँ पे 300 एंड 600 वाली ये जो अनप्रेजेंटेड चेक है और एक जो बैंक इंटरेस्ट है, ये वाली एडजस्टमेंट एंट्रीज हमें मारनी पड़ेगी, जिसमें हमें प्रॉब्लम हो पाएगी। उसके बाद दूसरा आपको ये किस चीज के साथ खिलवाड़ करने वाला है, अगर आप देख सकते हो। देखिए, मैं छोटी मोटी एडजस्टमेंट नहीं बोलूंगा, अभी ये डोनेशन फॉर द फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट पकड़ के चलिए, या ये पकड़ के चलिए, अगर आप रीड करोगे थोड़ा सा ध्यान से तो आपको आ जाएगा। इसमें मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। जो मेजर प्रॉब्लम होने वाली है वो इसमें होने वाली है कि सर पासबुक लिखा हुआ है, तो पासबुक से कैश बुक लेके आने के लिए जो एडजस्टमेंट्स है, जैसे चेक अनरिप्रेजेंटेड है, वो एक ऐसा चीज है कि जो अच्छा खासा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है हमें। अभी मैं क्वेश्चन को सोच रहा हूँ कि थोड़ा हाईलाइट करूं, बट समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हाईलाइट कर सकता हूँ। ये आप बोलोगे कि सर बच्चा क्या है क्वेश्चन में हाईलाइट करने के लिए, ऐसे कोई चीज, ऐसा कोई कलर बचा है कि जो आपने यूज नहीं किया है हाईलाइट करने के लिए? तो सिर्फ आप इस एक चीज पे ध्यान रख लीजिए सबसे पहले। एग्रीड है कि अपना ये जो पासबुक वाला सत्यानाश किया ना इन्होंने, बहुत इस पे खेला है, सबसे बड़ी मस्ती इस पे की है। दूसरी मस्ती अगर मैं आपको बोल सकता हूँ ना, कि ये आपके मशीनरी के साथ मस्ती की हुई है। ये जो आप डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करोगे ना, इस पे एक आपके साथ मस्ती की गई है। तो ये दो ऐसी चीजें जिस पे आपके साथ बहुत अच्छे से मस्ती की गई है। तो सर मैं आपको कहूँ ना, तो इस क्वेश्चन में ये दोनों चीजें, और ये दोनों चीजें क्वेश्चन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती। जब आप इसको घर में एक बार सॉल्व करोगे तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है ना, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये जो कॉम्प्लिकेशन है सर, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा।